हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर रोज़ की तरह। देखिए आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपका यहाँ पे एग्जाम होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों आज की जो यहाँ पे क्लास होगी उसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए इलेक्ट्रिकल गोपाल से, जिसका कि लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे मैं क्लास कराता हूँ उसकी पीडीएफ रेगुलर आपको मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। अगर साथियों आप मेरी यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इलेक्ट्रिकल गोपाल को। देखिए आगे चल के मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते कराते ही मैं आपका वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इलेक्ट्रिकल गोपाल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पे काम आने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास की यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक मोटिवेशनल कोट्स लिखा है जिससे कि यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आपकी रहे और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से रिलीज हो और आपका माइंड यहाँ पे पॉजिटिव रहे और अपने एग्जाम में जो आप यहाँ पे करके आएंगे वो भी आप एक तरीके से पॉजिटिव ही करके आएंगे। तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। सबसे पहले आप इसको पढ़िए। देखिए असफलता कभी तुम्हें छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। अगर दोस्तों आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखेंगे तो दोस्तों आप कभी असफल नहीं होंगे। किसी भी एग्जाम में, कहीं भी, किसी भी फील्ड में आप कभी असफल नहीं होंगे। बस आपको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करना है और साथियों पॉजिटिव तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि यहाँ पे अगर एक सीट है तो एक सीट को यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ, उस पर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। चलते हैं दोस्तों हम आज के क्वेश्चंस पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि किसी भी छात्र को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को रखे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए इंसुलेटर ऑलवेज डिक्रीज व्हेन। देखिए एक कुचालक का प्रतिरोध सदैव घटता है जब। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो है, जो इंसुलेटर होते हैं उनका कैसा होता है। देखिए इनका जो है ना निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की क्या कंडीशन थी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र देखिए उस क्लासों को देख लीजिए। मैंने दोस्तों एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है भाभा एटॉमिक यानी कि बार्क ऑब्जेक्टिव के नाम से। यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उसमें सारी वीडियो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मिलती रहेंगी। तो मैंने आपको दोस्तों पिछली क्लास में बताया था कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की क्या कंडीशन होती है। देखिए यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और जिसका उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है ऑलवेज डिक्रीज व्हेन, यानी कि रेजिस्टेंस कब घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखिए बी को, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीज। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे मटेरियल का तो उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वोल्टेज इन पैरेलल ब्रांच। वोल्टेज बताना है आपको पैरेलल ब्रांच यानी कि समांतर में वोल्टेज कैसा रहता है, डिवाइड हो जाता है या फिर आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस के रहता है, कांस्टेंट रहता है, आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आपको एक यहाँ पे सर्किट बना लेना है, आप तभी समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए आप तभी समझेंगे। सबसे पहले हम एक सर्किट बना लेते हैं। ये देखिए हम दोस्तों यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दोस्तों R1 है
और ये यहाँ पे R2 है और ये यहाँ पे वोल्टेज है। अब यहाँ पे दोस्तों एक करंट फ्लो हो रही है। अब इस ब्रांच में जो करंट जाएगी वो I1 जाएगी और इसमें जो करंट जाएगी वो I2 जाएगी, सभी को यहाँ पे पता होगा। अब देखिए करंट क्या हो रही है पैरेलल में दोस्तों, अगर यहाँ पे I है, ये यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है और यहाँ पे सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 2 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो 1 एम्पियर करंट यहाँ जाएगी, 1 एम्पियर यहाँ जाएगी। तो करंट क्या हो रही है दोस्तों, करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है। देखिए करंट यहाँ पे डिवाइड हो रही है, आधी यहाँ चली गई, आधी इस ब्रांच में चली गई, तो यहाँ पे टोटल करंट जो है पैरेलल में डिवाइड हो जाती है, आपको तो पता है, ठीक है। अब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज देखिए, वोल्टेज यहाँ पे सेम रहता है, वोल्टेज इसके अक्रॉस है तो वोल्टेज यहाँ पे सेम रहता है दोनों रेजिस्टेंस के। तो आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि पैरेलल में करंट यहाँ पे सेम रहती है और वोल्टेज दोस्तों यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, देखिए कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, रिमेन कांस्टेंट। देखिए वोल्टेज जो है वो पैरेलल ब्रांच में वो हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, व्हेन टू पॉजिटिव चार्ज मटेरियल विल बी प्लेस्ड क्लोज टुगेदर देन, जब दो धनावेशित पदार्थों को आपस में रखा जाता है तो क्या होता है। आप यहाँ पे देखिए धनावेशित यानी कि ये भी पॉजिटिव है, आप यहाँ पे देखिए Q1 है, ये Q2 है, Q1 और Q2 और दोनों यहाँ पे पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे सेम चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को रिपल करता है और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भाई अट्रैक्ट कैसे करते हैं, आपने पढ़ा होगा, करंट भी इसी तरीके से फ्लो करती है। देखिए अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं, और ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो दोस्तों ये एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी कि दूर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा, ये यहाँ पे रिपल करेंगे दोस्तों। ये भी पॉजिटिव बोला ना इसने, जब दोनों धनावेशित हैं पॉजिटिव, तो दोस्तों ये आपस में यहाँ पे रिपल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वन ऑफ 3 सीरीज रजिस्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सर्किट देन द सर्किट इज रिकनेक्टेड द करंट, जब एक सर्किट में 3 श्रृंखला प्रतिरोधों में से एक को हटा दिया जाता है तो सर्किट फिर कैसे जोड़ा जाता है, तो करंट बतानी है आपको, ठीक है। जब सर्किट जोड़ा जाएगा सिंपल सा आपको ये बताना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं सीरीज में, ये R1 है, ये R2 है और ये यहाँ पे R3 है। इसने ये बोला है कि इन 3 रजिस्टर में से यदि हम एक को यहाँ पे हटा देंगे, देखिए अगर इसमें यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए पहले 3 है, अगर यहाँ पे I करंट फ्लो हो रही है तो दोस्तों इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ, और इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो करंट यहाँ पे जो मिलेगी हमारी तो वो यहाँ पे कम करंट मिलेगी, ठीक है, कम मिलेगी। अगर हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ से हटा दिया, ठीक है, फिर एक रेजिस्टेंस हमने हटा दिया तो फिर वोल्टेज ड्रॉप जो है फिर 2 के अक्रॉस होगा, यहाँ पे करंट जो है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी आधी। तो आपने यहाँ पे देखा कि पहली कंडीशन में करंट यहाँ पे कम मिल रही है, फिर एक रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे तो 2 के अक्रॉस करंट रहेगी, तो फिर यहाँ पे करंट हमारी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखिए आप कौन सा यहाँ पे आपका मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका मैच कर रहा है, करंट इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाई हाफ नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर यहाँ पे कंडीशन देता, यहाँ पे वैल्यू देता अगर, तो दोस्तों आपका यहाँ पे अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता तो हम उसको देखते, लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है इसलिए यहाँ पे आपके लिए रखा गया है। देखिए, इफ ए 24 वोल्ट एंड ए 10 वोल्ट बैटरी आर इन सीरीज अपोजिंग द टोटल वोल्टेज, यदि एक 24 वोल्ट और एक 10 वोल्ट की बैटरी सीरीज यानी कि श्रृंखला में जुड़ी हुई है और यहाँ पे वो कैसे है, सीरीज विरोध में जुड़ी हुई है, तो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दोस्तों यहाँ पे सर्किट बना के दिखा देता हूँ, पूरा सर्किट यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है 24 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मैं आपको सही से बताता हूँ। देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है और ये भी ये यहाँ पे 10 वोल्ट की है और ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये इसका R1 रेजिस्टेंस आप मान लीजिए। अब आप यहाँ पे कंडीशन देखिए,
इसका भी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और दोस्तों इसका भी, तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज का मतलब जो हायर पोटेंशियल है और उस हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 24 में से हम 10 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा 14 वोल्ट बचेगा इस सर्किट में। इस सर्किट में टोटल हम बात करेंगे वोल्टेज की तो 14 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए यहाँ पे मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं और दोस्तों इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ा गई है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इसको कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाउन एज, विद्युत धारा यानी कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। भाई आपने करंट की जो परिभाषा है वो तो पढ़ी ही होगी, करंट की परिभाषा तो आपने पढ़ी ही होगी, यानी कि करंट क्या कहती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लेता है तो आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है एन आइडियल वोल्ट मीटर वुड बी हैव एन, एक आदर्श वोल्ट मीटर में एक होगा, क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस, डबल द रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इक्वल द सर्किट। अब आप यहाँ पे देखिए एक आइडियल वोल्ट मीटर का यहाँ पे पूछा है। आइडियल वोल्ट मीटर का वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये वोल्ट मीटर है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अलग है और वोल्ट मीटर और एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर आइडियल एमीटर वो अलग है। होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज की यहाँ पे जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसकी कंडीशन बता देता हूँ। आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका यहाँ पे जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखिए जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका यहाँ पे इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल करंट सोर्स का। ये दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आइडियल वोल्ट मीटर का। जो दोस्तों आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका यहाँ पे आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। और जो आइडियल यहाँ पे एमीटर होता है, आइडियल एमीटर, उसका यहाँ पे दोस्तों जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब क्यों होता है, आपने देखा होगा जो यहाँ पे वोल्ट मीटर हम लेते हैं, वोल्ट मीटर के सीरीज में हम हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ताकि उस सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो रहे और वो वोल्टेज को ईजिली मेजर कर सके। और जो यहाँ पे आइडियल करंट और जो यहाँ पे आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर में हम दोस्तों करते क्या हैं, बिल्कुल लो वैल्यू का शंट में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ताकि वो यहाँ पे करंट को मेजर कर सके, करंट को मेजर कर सके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। देखिए एमएमएफ, एमएमएफ की बेसिकली आपसे यूनिट पूछा है कि एमएमएफ की यूनिट क्या होती है। एमएमएफ बराबर होता है एन इंटू आई। देखिए एमएमएफ बराबर होता है एन इंटू आई। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न और आई है यहाँ पे करंट। तो नंबर ऑफ टर्न को किस में मेजर करेंगे, देखिए नंबर ऑफ टर्न को यहाँ पे दोस्तों टर्न बोलेंगे, टर्न बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आई यानी कि करंट जो है वो एम्पियर में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे एम्पियर टर्न इसकी यूनिट हो जाएगी, एम्पियर टर्न इसकी यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए और बेवर किसकी यूनिट है दोस्तों, बेवर है यहाँ पे फ्लक्स की यूनिट, फ्लक्स की यूनिट यहाँ पे बेवर है। देखिए फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाइव बराबर होता है एमएमएफ अपॉन में रिलेक्टेंस। दोस्तों रिलेक्टेंस को हम एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एमएमएफ बराबर क्या हो गया, एमएमएफ बराबर क्या हुआ, ठीक है। एमएमएफ बराबर क्या होता है, एन इंटू आई होता है। और रिलेक्टेंस का फॉर्म होता है एस बराबर एल अपॉन में ए इंटू म्यू नॉट म्यू आर। अब ये क्या होती है, ये परमियाबिलिटी होती है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कंडक्टर का। तो यहाँ पे आप देखिए जो फ्लक्स की यूनिट होती है वो बेवर होती है, ठीक है। और बेवर पर मीटर स्क्वायर किसकी होती है, देखिए बी बराबर होता है फाई अपॉन में ए, बी बराबर फाई अपॉन में ए होता है। तो फाई की यूनिट क्या होती है, बेवर, फाई की यूनिट यानी कि फ्लक्स की यूनिट वेबर, और एरिया को हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर की यूनिट हो जाती है। और बी क्या है यहाँ पे, बी है दोस्तों फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। और दोस्तों वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर फ्लक्स डेंसिटी को हम यहाँ पे टेस्ला भी कहते हैं। देखिए
टेस्ला भी इसकी यूनिट होती है। कहीं कहीं आपको यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर मिलेगा और कहीं कहीं आपको टेस्ला मिलेगा, तो दोनों ही यूनिट यहाँ पे करेक्ट है, आप सभी को पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है एक टेस्ला बराबर कितने वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं, तो दोस्तों एक ही होता है, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, हेनरी किसकी यूनिट है भाई? हेनरी किसकी यूनिट है? ये है दोस्तों इंडक्टेंस की, जिसको हम एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। एल बराबर होता है एन इंटू 5 अपॉन में आई, एन इंटू 5 अपॉन में आई। इसकी यूनिट होती है टर्न वेबर पर एम्पियर, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों हेनरी, इसको हम बोलते हैं हेनरी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट में मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को ना इनकी यूनिट भी यहाँ पे पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं आपको ये बताना है। एक वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं? दोस्तों एक वेबर में होते हैं 10 की घात 8 मैक्सवेल। अब ये 10 की घात 8 क्या है? मैक्सवेल क्या है? मैक्सवेल मैं आपको बता दूं, देखिए मैक्सवेल होता है मैग्नेटिक लाइंस। जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, उन्हीं को हम मैक्सवेल में मेजर करते हैं। तो एक वेबर जो है, वेबर किसकी यूनिट है? फ्लक्स की। एक फ्लक्स यानी कि एक वेबर में 10 की घात 8 यहाँ पे लाइंस होती हैं, 10 की घात 8 लाइंस होती हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। ये होता क्या है? ये एक मैग्नेट है। देखिए मैं आपको यहाँ पे मैग्नेट बना के दिखाता हूँ। मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक मैग्नेट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए सर्वप्रथम आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये दोस्तों एन है और ये एस है मैग्नेट का। ये नॉर्थ पोल हुआ और ये यहाँ पे साउथ पोल हुआ। अब मैग्नेटिक लाइंस आप देखिए, मैग्नेट के बाहर तो दोस्तों नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। देखिए कितना कैसे चल रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस चलती हैं, ठीक है, बाहर मैग्नेट के। और मैग्नेट के अंदर इधर से जाएंगी साउथ से नॉर्थ की तरफ को, साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाएंगी मैग्नेट के अंदर। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जो ये लाइंस जा रही हैं ना, ये इन्हीं को यहाँ पे मैक्सवेल बोलते हैं। जब ये यहाँ पे 10 की घात 8 लाइंस होंगी, यानी कि 10 की घात 8 लाइंस जब होंगी ना यहाँ पे, तब यहाँ पे एक वेबर फ्लक्स बनता है। देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों इसी तरीके से मैं आगे चल के आपके एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बेसिक से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। एक वेबर में 10 की घात 8 मैक्सवेल या लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस। अब वो कैसे होती हैं वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मैग्नेटिक चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? मूव्स फ्रॉम साउथ को चलती हैं, ओनली पैरेलल, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ना, ये एन और एस, ये ऐसे चलती हैं, ठीक है। ये दोस्तों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इनका पाथ बिल्कुल अलग होता है। हर लाइन का पाथ आपको अलग मिलेगा, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन हो, तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं भाई। पैरामैग्नेटिक एक होता है डायामैग्नेटिक और एक होता है दोस्तों फेरोमैग्नेटिक। इनकी 3 मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन होती है 1 से। स्लाइटली यानी कि बहुत कम यानी कि 1 से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये यहाँ पे लेस देन का साइन लग गया, ग्रेटर देन 1 का लगेगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और डायामैग्नेटिक में जिनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन होती है 1 यानी कि 1 से कम होती है, तो दोस्तों वो मटेरियल यहाँ पे डायामैग्नेटिक कहलाएंगे। और डायामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे कंडक्टर मटेरियल होते हैं, जैसे कि कॉपर वगैरह, सिल्वर हुआ, ठीक है। और जो फेरोमैग्नेटिक मैटर हुआ उनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी मच ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से बहुत ज़्यादा होती है। जिनके यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर कोर में जो ट्रांसफार्मर कोर यूज़ करते हैं, उस कोर का दोस्तों यहाँ पे
कोर का यहाँ पे मैग्नेटिक परमियाबिलिटी जो होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो फेरोमैग्नेटिक कोर होती है एक तरीके से, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो परमियाबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, दोस्तों पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मोर देन 1 यानी कि एक से ज़्यादा होती है, और लेस देन 1 होता तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक आ जाता, ठीक है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हुज यूनिट इज नॉट इन ओम, इनमें से निम्नलिखित में से किसकी इकाई ओम नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, आप सभी को पता है, और इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन में ए, यूनिट हो जाएगी इसकी ओम। और इम्पीडेंस की यूनिट भी दोस्तों ओम होती है, जेड बराबर होता है वी अपॉन में आई, ठीक है, जो कि यहाँ पे एसी में प्रतिबाधा होती है, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस डीसी में होता है। और रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस की भी यूनिट यहाँ पे ओम होती है, ये होता है दोस्तों एक्स, ये यहाँ पे होता है एक्स। जेड बराबर या एक्सएल बोल सकते हैं, एक्सी बोल सकते हैं। रिएक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल किसका होता है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है रिएक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है एडमिटेंस। इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है, और रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है दोस्तों रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए सबकी यूनिट तो यहाँ पे ओम में होती है, सबकी यूनिट तो ओम में होगी, लेकिन एडमिटेंस जो होता है उसकी यूनिट यहाँ पे मोह होती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए जो एडमिटेंस होता है ना, एडमिटेंस की यूनिट मोह होती है, ये y बराबर 1 अपॉन जेड। एडमिटेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है इम्पीडेंस का, जेड का, यानी कि 1/z, ठीक है। तो ये एडमिटेंस, इसकी अगर मान लीजिए z की यूनिट अगर ओम में है तो दोस्तों ये 1 अपॉन जेड, तो इसकी यूनिट मोह में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी इज टू टाइम, यानी कि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो टाइम से कैसे प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली या यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको ये बताना है, ठीक है। मैं आपको पहले फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए फ्रिक्वेंसी f बराबर होता है 1/t, f बराबर 1/t यहाँ पे होता है। तो फ्रिक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप सभी को पता होगा, हम हर्ट्ज में इसको मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने यहाँ पे ये 12 क्वेश्चन रखे, और 12 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। देखिए डिटेल में एक्सप्लेन किया, जितना अभी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है उतना मैंने आपके लिए किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो हैं इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है पिछली वीडियो को भी पहले देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको रेगुलर क्लासेस कराता रहूँगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार का एग्जाम इस बार आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है, नौकरी लेनी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को अपने साथ में जोड़िए। तो आई होप दोस्तों आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।